हेलो, तो राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पहले अपन ने 2 क्लासों में इसका बेसिक देख लिया है राजस्थान का। आज अपने देखने जा रहे हैं इसका भौतिक स्वरूप। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन बनता है, कौन सा जिला कब बना और कौन से नंबर पे बना। ये क्वेश्चन आजकल कई बार पूछ लेते हैं, तो फिर इसको देखते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, देखो एक सेकेंड। हम्म 27वें नंबर पे कौन सा आता है अपना? कौन सा जिला आता है 27वें नंबर पे? धौलपुर। कौन सा जिला आता है? धौलपुर। और कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, 28वें पे 29, 30, ये एक ही दिन बनते हैं, 10 अप्रैल 1991 में। और कौन सा? 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद। क्या लिखेंगे? BDR। 12 दौसा राजसमंद। कब बनते हैं? 10 अप्रैल 1991 को। 31वां बनता है फिर हनुमानगढ़। कब बनता है? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, 32वें पे आता है करौली। कब बनता है? 19 जुलाई 1997 को। तो देखो 12 जुलाई, 19 जुलाई, ये 94, 97। फिर 33वां आता है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। ठीक, फिर देखो 34 से लेकर और 41 तक सारे कब बनते हैं? 7 अगस्त 2023 को। कब बनते हैं? 7 अगस्त 2023 को। ध्यान क्या क्या रखना है? बालोतरा है, ब्यावर है, डीग, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। इस प्रकार से अपने क्या है, जिलों की स्थिति है। तो आप एक बार देख लें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रही है? एक बार समझ में आ रही तो खुद ही से मुंडी हिला लें, कहीं ऐसे ही लापरवाही कर रहे हो। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कौन सा देखते हैं? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, तो वहाँ लिखने से याद हो जाएगा। नहीं आपके पास कॉपी है, कॉपी और पेन लेके बैठे, कॉपी में वहाँ लिख लें, कैसे भी लिखें, कहीं भी लिखें, तो वो चीज़ें क्या है, रिमाइंड हो जाती है, याद हो जाती हैं। दूसरी बार आपको फिर एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जो फर्स्ट नंबर पे पहला प्रयास जो बाहर राजस्थान को इधर बांटने में पहला प्रयास किया, वो किया VC मिश्रा ने। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। इनमें इन्होंने 7 भाग बताए थे राजस्थान के। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, बीहड़ प्रदेश, जिस चंबल वाला। ठीक है, तो पहला प्रयास किसने किया? VC मिश्रा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सेकंड प्रयास है, दूसरा प्रयास करने वाले कौन थे? AK सेन। किया कब? 1968 में। ठीक, और थर्ड प्रयास किया किसने? रामलोचन, ये लोचन सिंह ने। यहाँ शायद कुछ मिस्टेक है एक बार। इन्होंने कब किया? 1971 में। ठीक है, और भौतिक विभाजन किया इन्होंने। अब देखते हैं अपन जो पढ़ेंगे आज वो इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे। ये देखो कैसे इन्होंने 2 भागों में बांटा पहले, और फिर इनको कितने उपभागों में बांटा? 4 में। और फिर इन 4 उपभागों को कितने लघु प्रदेशों में बांट दिया गया? 12 प्रदेश, लघु प्रदेशों में। देखो भौतिक प्रदेशों कैसे कैसे विभाजन किया, ये देखो हल्का हल्का ड्रॉ करते अपन राजस्थान। ठीक, कैसे हुआ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये हो गया, ये अरावली है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रदेशों में बांटा है। आगे देखेंगे अपन। देखो आगे देखते हैं, अब एक एक को अलग अलग करके देखते हैं।
जो अपना पहला पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसको भी फिर आगे 2 भागों में बांटा। वो 12 भाग कैसे हुए, यहाँ आप काउंट कर सकते हैं, 12 भाग हो जाएंगे। देखो कैसे हुए, ये देखो, एक तो कौन सा हो गया, ये शुष्क प्रदेश, क्या हो गया, शुष्क प्रदेश। और दूसरा कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। और देखो शुष्क में तो कौन कौन से आए, इधर देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, 2 हैं। और अर्ध शुष्क में कौन कौन से आएंगे, घग्गर का बेसिन, शेखावटी के अंतः प्रवाही और नागौरी उच्च भूमि लूनी बेसिन। ऐसे करके कितने आ जाएंगे, 4। और इधर कितने आ गए, 2। फिर आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में भी कितने आ गए, देखो 3 है। कौन सी, एक तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली। अपन एक एक को पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली में क्या क्या आएगा, मध्य अरावली में क्या क्या आएगा और दक्षिण अरावली में क्या क्या आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पूर्वी मैदान आएगा, फिर पूर्वी मैदान में कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो ये माही बेसिन, क्या आएगा, माही बेसिन। फिर आएगा बनास बेसिन, क्या आएगा, बनास बेसिन। ठीक है, फिर आएगा बाणगंगा बेसिन, ठीक। फिर आएगा चंबल बेसिन, क्या आएगा, चंबल बेसिन। ऐसे करके कितने भाग हैं, 4। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी मैदानी ये पठारी प्रदेश, इनके भी 2 भाग हैं, कौन कौन सा, एक तो ये, एक सेकेंड, कैसे देखो, ये विंध्य का और एक हाड़ौती का पठार। ठीक है, हाड़ौती का पठार। अब आपको एक बार काउंट करवाते हैं, देखो 12 कैसे कैसे है, 2 ये रहे, शुष्क और अर्धशुष्क, अरावली और मैदानी में फिर कितने ये, और फिर इधर दक्षिणी पूर्वी पठार में ये अलग अलग। अब अपन एक एक को पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश। पहले तो इकट्ठा पढ़ते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखने हैं। कभी भी फैक्चुअल आते हैं तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन लगभग सबके ही सही होते हैं। और यहाँ गड़बड़ करोगे तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो पहली बात तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11%। जनसंख्या कितनी है, 40%। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर है ना। और मृदा यहाँ कौन सी है, बलुई और रेतीली। जलवायु कौन सी है, शुष्क और अशुष्क। ठीक है, जल्दी अपन एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें MCQs PYQs प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जो लगभग थ्योरी में हो गया है और फिर भी बाकी कोई रह जाता है कोई ऐसा क्वेश्चन, तो वो MCQs में हो जाएगा, वो ज़रूर देखें आप। ठीक है, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ भी पूछे गए हैं, वहाँ गड़बड़ नहीं करना। आगे चलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश। आगे फिर अपना दूसरा कौन सा आता है, देखो ये अपन ने बनाया था ऐसे करके। ये कौन सा था, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था अरावली। तीसरा कौन सा था, मैदानी। फिर कौन सा था, हाड़ौती। तो पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में देखो क्षेत्रफल तो कितना है, क्षेत्रफल है 9%। जनसंख्या है 10%। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड। फिर मृदा कौन सी है, पर्वतीय या वनीय मृदा। जलवायु कौन सी है, उपाद्र जलवायु, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कौन सा आता है, पूर्वी मैदान। देखो क्या लिख दिया है, पूर्वी मैदानी। एक बार इसको सही करेंगे आप, क्या लिखा है, पूर्वी मैदानी। पूर्वी मैदानी में क्या है, देखो क्षेत्रफल कितना हो गया, 23%। जनसंख्या 39%। उत्पत्ति तैतीस सागर, और तैतीस सागर का ये भाग है। मृदा कौन सी है, दोमट जलोढ़ मृदा। जलवायु देखे तो आर्द्र जलवायु। ठीक है, देखो क्षेत्रफल तो 23% है। क्षेत्रफल तो कितना प्रतिशत है, 23% है। लेकिन जनसंख्या कितनी है, 39%। ठीक, क्योंकि मैदानी भाग है। खाद्यान्न का कटोरा इसी को बोलते हैं, क्योंकि एक तो मृदा अच्छी है, जलवायु ठीक है और जनसंख्या। इस प्रकार से आगे चलते हैं। फिर कौन सा आता है, चौथा, पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश में देखो इसकी क्या क्या फिर विशेषता है। क्षेत्रफल कितना, 6.89%। जनसंख्या 11%। उत्पत्ति अगर देखें तो कौन से भाग का है, गोंडवाना लैंड का। मृदा काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी है। और जलवायु अति आर्द्र
अति आर्द्र जगह, अति आर्द्र लिखा है, अति आर्द्र ये, ठीक है। एक बार आप देखेंगे, मृदा अपन ने पढ़ लिया, मृदा आप एक बार वहाँ जाके देख लें। आगे देखो, आगे आता है भौगोलिक प्रदेशों के में निर्माण में सर्वप्रथम। हाँ, कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले निर्माण कौन से, इन भौतिक प्रदेशों में किस किस का निर्माण आगे पीछे हुआ, फर्स्ट किसका हुआ, लास्ट किसका है, नवीनतम कौन सा है, ऐसा पूछे। तो देखो, सबसे पुराना तो है अरावली पर्वतमाला, फिर आता है पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदान है, पश्चिमी मरुस्थल सबसे नवीनतम है, ठीक है, नवीनतम। और पुराना बोले तो प्राचीनतम क्या है, अरावली पर्वतमाला। अब एक एक पढ़ेंगे अपन सबको। देखो, शुष्क और अर्धशुष्क था। अब सबसे पहले पढ़ते हैं शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश की विशेषता क्या क्या है, देखो, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित। अब मैं आपको इधर देखो, ये है, ये मरुस्थल है, ठीक है। इसमें भी फिर दो बटे हुए, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक। तो ये यहाँ तक कितना है, 50% क्या डिवाइड करती है, अरावली वर्षा। तो ये दोनों 25-25 में बटे हुए हैं। तो ये कौन सा है, 25% से इधर इधर कौन सा है, शुष्क प्रदेश। और ये 50 से 25 तक कौन सा है, अर्धशुष्क। ध्यान रखेंगे। देखो, ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं शुष्क प्रदेश में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर व चूरू के पश्चिमी भाग हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। सही बात है। रेतीले टीलों को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है, जिनके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर व बालुआ पत्थर से बने चट्टानी भूभाग भी हैं, ठीक है। जैसलमेर के उत्तर व पोखरण के दक्षिण में बालुका पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान रण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पोखरण, ऐसे रण है ना बहुत सारे ऐसे। देखो, बालुका स्तूपों के दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से बने गर्तनुमा भाग, जो जल भरने के लिए विशिष्ट अस्थायी लवणीय झीलों के रूप में बदल जाते हैं, उनका स्थानीय भाषा में डांड या थली कहा जाता है। जो वो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, थली या डांड। आगे देखते हैं, तो अपन ने क्या देख लिया, शुष्क प्रदेश देख लिया। आगे देखते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को क्या है, अभी बताया था, ये 50 सेंटीमीटर में 25 तो अर्धशुष्क है, ये शुष्क है, फिर शुष्क और अर्धशुष्क। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व 50 सेंटीमीटर समरेखा के बीच का स्थान, ये क्या कहलाता है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 450 मीटर। इसको भी देखो, फिर 4 भागों में बांटा गया है। इसको कैसे, देखो, ये अर्धशुष्क प्रदेश है, ये मान लो ये, ठीक। इसमें जो ऊपर का एरिया है वो आएगा घग्गर का मैदान, फिर दूसरा आएगा शेखावटी का, फिर आगे अपन देखेंगे। आगे देखो, तीसरे पे नागौर युद्ध भूमि और चौथे पे गोडवाड़ प्रदेश। ऐसे कितने आएंगे, देखो 4 हैं। पहला घग्गर, दूसरा शेखावटी, तीसरा नागौरी, फिर चौथा गोडवाड़ प्रदेश या लूनी जवाई का मैदान। ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन वो अपन कर लेंगे। अब अलग अलग पढ़ते। देखो, घग्गर के मैदान पहली बात तो कहाँ कहाँ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उपजाऊ जलोढ़ मैदान, जिसके निर्माण अंतःस्थलीय प्रभाव वाली घग्गर नदी की बाढ़ द्वारा किया जाता है। घग्गर नदी के अफवाह को नाली कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से सिंचाई के कारण वह क्षारीय की समस्या बढ़ जाती है, मतलब पानी पानी भरा रहता है तो क्षारीय हो जाती है भूमि, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, शेखावटी का अंतःप्रवाह का मैदान, अंतर्प्रवाह लिखा है, अंतःप्रवाह का मैदान, अंतःप्रवाह का मैदान। इसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। इस प्रदेश में पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की जाती है। फिर देखते हैं ये कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। देखो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन। इसमें प्रवाहित होने वाली नदी कुछ दूरी तक बहकर फिर लुप्त हो जाती हैं, मतलब अंतःप्रवाही नदियाँ इसमें। कांतली इस क्षेत्र की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है।
ठीक है। मेंढा यहाँ की अन्य अंतर प्रवाह की नदी है। यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। टीले ये मरुस्थल के प्रकार हैं। इस क्षेत्र में जल संग्रहण हेतु जोहड़ काम में लिए जाते हैं, मतलब जोहड़ में जल संग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं नागौरी उच्च भूमि। 4 क्षेत्र थे ना अर्धशुष्क के। अर्धशुष्क के कितने क्षेत्र थे? 4। पहला कौन सा था? घग्गर। दूसरा कौन सा था? शेखावटी। तीसरा कौन सा है? नागौरी। और ये चौथा कौन सा है? गोडवार प्रदेश। तो घग्गर पढ़ लिया, शेखावटी पढ़ लिया, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? नागौरी उच्च भूमि। देखो यह प्रदेश मुख्यतः नागौर, डीडवाना, कुचामन तथा अजमेर में विस्तृत है। आगे देखेंगे क्या है। नागौर जिले का समुद्री तल से 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आता है ये। कुछ खारे पानी की झीलें भी यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? सांबर, डिडवाना, डेगाना, कुचामन, ताल छपरा आदि नागौरी उच्च भूमि में आती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं घोड़वाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन प्रदेश। देखो लूनी जवाई, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लूनी जवाई बेसिन का दूसरा नाम क्या है, तो घोड़वाड़ बेसिन है इसका नाम है। तो लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। और शुष्क बांगर मैदान व दक्षिण पश्चिमी भाग है। बांगर मैदानी का दक्षिण पश्चिम भाग है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कौन कौन से जिले में? पाली, दक्षिणी नागौर, ब्यावर, जालोर, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही आदि। यह मैदान लूनी तथा इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। कौन सा? यह लूनी बेसिन वाला। अब आगे आपको समझ में कितने कितने थे, एक बार आप जल्दी जल्दी बताओ। 4 थे। अर्धशुष्क भाग 4 हैं। देखो कैसे, ऊपर था घग्गर का मैदान, दूसरे नंबर पर था शेखावटी, तीसरे पे था नागौरी उच्च भूमि और चौथे पे कौन सा रहा? घोड़वाड़ लूनी बेसिन वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पश्चिम मरुस्थल की कुछ विशेषताएं और देख लेते। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप पवनानुवर्ती या रेखीय अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से हैं? यह सामान्यतः वायु की दिशा में अनुरूप विस्तृत होते हैं। दिशा के अनुरूप, है ना। यह बालू का स्तूप जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिमी, जोधपुर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। 3 भाग इनके अलग अलग हैं। एक तो सीप है, वनस्पति युक्त रेखीय, और पवन विमुखी रेखीय। ये किसके? अनुदैर्घ्य के प्रकार हैं। अब देखो सीप किसको बोलते हैं, एक बार देखते हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इस संरचना को सीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीप। फिर आगे आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होता है पवन की दिशा के लंबवत, जैसे पवन की दिशा के लंबवत वाले स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ, जैसे बरखान और परवलियत यानी हेयरपिन के जैसे होते हैं। बीकानेर के पूगल, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले में विस्तृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। बरखान के बारे में देखते। देखो बरखान ये अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है जिसके दोनों किनारे सींग की तरह आगे की ओर निकले होते हैं। यह चूरू में देखो, चूरू में भालेरी, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर में कहाँ? लूणकरणसर और करणी माता, गंगानगर में सूरतगढ़, जोधपुर में ओसिया, बाड़मेर आदि में स्थित है। परवलियक देखे तो पैराबैलिक या हेयरपिन इसी का नाम है। आकृति वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत है। बालू का स्तूप का सर्वाधिक ये वाला मिलता है। तारा स्तूप कैसा होता है? अनेक भुजा। भाई तारा स्तूप वाला कौन सा होगा? जो स्टार के समान जिसकी आकृति होगी वो वाला ये तारा स्तूप है। उदाहरणतः ये कहाँ मिलते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर पोखरण में। सूरतगढ़ क्षेत्र कहाँ है? गंगानगर में। नेबखा कहाँ है? मरुस्थल में। नेबखा होता क्या है? नेब लिखा है मरुस्थलीय झाड़ी के सहारे, जो एक झाड़ी है, एक झाड़ी के सहारे जो बन जाते हैं ना, झाड़ी के सहारे, उसको नेबरेखा बोलते हैं। और सब्र काफिस भी इसको बोलते हैं। धरियन देखे तो पश्चिमी मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? धरियन। आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर ज़्यादा याद
याद नहीं रहेगा दोस्तों। तो फिर अपन अरावली और मैदानी भाग पढ़ेंगे और हाड़ौती एक ही क्लास में कंप्लीट कर डालेंगे। आज ये थोड़ा सा बड़ा हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, तो इसी को ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि और क्लास में क्या सुधार हो सकता है, कैसे और अपन सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।